जब ये अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप की समापन होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। विभिन्न विभिन्न कंट्रियों में जब लोग वापस जाएंगे यहाँ से, तो इस देश के नाम को इसके साथ जाएंगे कि हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में संसाधन की कमी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग, इनके रहने का, उनके खाने का, बस वो सक्षम होने चाहिए, खेलने की उनमें काबिलियत होनी चाहिए। अगर उनके अंदर काबिलियत होगी, चाहे वो क्षेत्र के, देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में होंगे, हम उनको ढूंढ के लाएंगे और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में उनको लेके जाएंगे और उनको गोल्ड मेडल दिलवाने का काम भी हम करेंगे। उनकी ट्रेनिंग का ध्यान हम रखेंगे, किसी संसाधन की कमी नहीं आने देंगे। ऐसा कोई भर्ती हमारे अंदर नहीं होगी कि सीधी भर्ती ले लेंगे कि किसी नेता ने बोल दिया, किसी प्लेयर ने बोल दिया कि भैया इसको खिला लो। ट्रायल्स होंगे, जो सक्षम होगा उनको खिलाएंगे। ये मेरा आपसे वायदा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है पॉडकास्ट की कहानी। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम बातें करते हैं रियल लोगों की, उनकी रियल लाइफ जर्नीज की और उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो इस शो यानी पॉडकास्ट की कहानी की शुरुआत हम आज से करने जा रहे हैं, जिसे इनॉग्रेट करने या जिसका पहला गेस्ट बनने हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राघव दास, जो अपने आप में एक बहुत महान शख्सियत है। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उन मुद्दों के बारे में जो अक्सर हमारे घरों में डिस्कस होते हैं। मैं बात कर रही हूँ राजनीति की, स्पोर्ट्स की और समाज सेवा की। ये पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं स्टूडियो स्पेस में, जो लोकेटेड है मुजफ्फरनगर में, जिसके ओनर है मिस्टर पीयूष मदान। तो पीयूष, आप बताना चाहेंगे कुछ अपना स्टूडियो और इस पॉडकास्ट की शुरुआत के बारे में? हमारे शहर में किसी ने भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं शुरू करा है। हम पहली बार आप लोगों के लिए लाए हैं स्टूडियो स्पेस। यहाँ पे पॉडकास्ट एरिया भी बनाया है हमने सबके लिए, और साथ ही साथ स्टूडियो बनाया है। हमारे शहर का पहला ही ऐसा स्टार्टअप होने वाला है जिसमें आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। तो आज हमारी स्टूडियो में एक मौजूद है एक बहुत खास शख्सियत, जो राजनीति को, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को और समाज सेवा को बहुत बारीकी से समझते हैं और बहुत बखूबी पहचानते भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राघव दास, जिन्हें करीबन बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, बहुत सालों का एक्सपीरियंस रहा है राजनीति का। फिलहाल मिस्टर राघव जी युवा लोक जनशक्ति पार्टी में नेशनल जनरल सेक्रेटरी की पद पर नियुक्त हैं। इसके साथ ही वो पश्चिमी यूपी और गुजरात के स्टेट इंचार्ज भी हैं। इसके साथ साथ पैरा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का पद भी बहुत बखूबी संभाले हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। सर ने अपनी बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट के गेस्ट बने। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस शो। एंड हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हम आज सर के साथ करेंगे, आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे, राजनीति के बारे में, समाज सेवा के बारे में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए बिना देर करे सर से कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, तो सर शुरू से शुरुआत करते हैं। प्लीज ऑडियंस को बताइए कि आपने राजनीति का पथ कैसे चुना, या आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको राजनीति में अपने कदम मजबूत करने हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूँ, अपने सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली से आता था, बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पर राजनीति के बारे में करना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी मुश्किल था। लेकिन बचपन से ही मैं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जन सेवा का भाव मेरे अंदर था। विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मैं अपने स्कूल से कॉलेज टाइम में सभी संस्थाओं में कार्य करता रहता था। चाहे वो हमारे क्षेत्र में वृद्धाश्रम हो, चाहे हमारे क्षेत्र में युवाओं की सेवा हो, चाहे हमारे क्षेत्र में विकलांगों की सेवा हो, चाहे हमारे क्षेत्र में जन सेवा हो, मैं सभी के माध्यम से लोगों के बीच में रहता था। ये मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि मुझे राजनीति में आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि आप सभी जानते हैं राजनीति सत्ता का माध्यम है, और अगर हमें जन सेवा करनी है और लोगों के कार्य को कराना है और लोगों के कार्य को जनता तक पहुंचाना है, तो हमें राजनीति का सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा और राजनीति के जरिए सत्ता में आना पड़ेगा। मैं राघव दास अग्रवाल आज आपके बीच में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात का प्रभारी तो था ही था, अब मुझे पैरा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष, चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि राजनीति युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, और एक युवा होने के माध्यम से, एक युवा होने के नाते मेरा हमेशा से एक ही सपना था कि बहुत सारे वर्गों में मैंने काम किया, मैंने विभिन्न विभिन्न वर्गों में अपनी सेवाएं दी, लेकिन राजनीति का एक ऐसा माध्यम था कि मैं देखता था कि हिंदुस्तान के अंदर 60% से ज्यादा युवा आबादी है, बिल्कुल। और उस युवा आबादी में युवाओं की मात्रा दिखाई नहीं देती। वो इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि राजनीति का लोग समझते हैं मतलब कि राजनीति धन बल और बहुबल की राजनीति है, और धन बल और बहुबल की राजनीति में जो हमारे युवा साथी हैं वो कहाँ अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। तो मेरा यही सपना रहता था, यही माध्यम रहता था कि मैं एक सामान्य परिवार से आकर राजनीति में खुद को संघर्ष के दम पर मजबूत कर पाऊं, जिससे मेरे युवा साथी भी इस बात को गर्व से कहें कि कोई बिना धन बल के, बिना बहुबल के और बिना राजनीतिक परिवार के राजनीति के शिखर तक पहुंच सकता है। आज मैं आपके सामने एक नहीं दो जिम्मेदारियों के साथ बैठा हूँ, दो मंत्रालयों का कार्यभार में संभाल रहा हूँ। ये मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। आपके माध्यम से मैं सभी युवा साथियों को ये बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग राजनीति का हिस्सा बनिए, राजनीति का माध्यम बनिए। आप लोग आगे आएंगे तभी राजनीति में एक अच्छी भागीदारी आएगी। मैं आपके माध्यम से सभी को न्योता देता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, और मैं राघव दास अग्रवाल आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आने दूंगा। हमेशा किसी भी, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो मैं आपकी काबिलियत को किसी भी स्तर पर निखारूंगा और सत्ता के शिखर तक पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि आप यंग जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो राजनीति में आए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग, स्पेशली यंग जनरेशन, आजकल के युवा राजनीति से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, वो समझ ही कुछ और पा रहे हैं राजनीति को लेकर। तो बहुत अच्छी बात लगी हमें सर की। सर कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ जहां आपको लगा हो, क्योंकि इससे पहले आप एक एंटरप्रेन्योर थे, जहां तक मैं समझ पाई हूँ आप गोल्ड और डायमंड इंडस्ट्री में एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहे थे। तो कोई ऐसा इंसिडेंट, स्पेशल इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ हो जहां आपको लगा हो कि मुझे लोगों की मदद करनी है, लोगों के लिए काम करना है? हाँ बिल्कुल अरीना जी, सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसको प्रेरित करता है। मेरी लाइफ में हमारे आज के युवा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण रही है। आप सब लोगों को पता होगा, सन 2020 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जो हमारी पार्टी के संस्थापक भी थे जी। उनके निधन के बाद हमारे नेता को तोड़ा गया, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे नेता को घर से बाहर निकाला गया, लेकिन हमारे नेता का संघर्ष नहीं तोड़ पाए, हमारे नेता का हौसला नहीं तोड़ पाए। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, आज लोग गर्व से कहते हैं कि एक युवा नेता आज सब पे भारी है। मैंने बहुत नजदीक से उनको देखा है। मैं सन 2016 से उनके साथ हूँ, जब वो सांसद के रूप में अपना कार्य करते थे, और सन 2020 से जब उनका संघर्ष का टाइम शुरू हुआ तो मुझे उनके बीच में उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी पूछा कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको राजनीति में प्रेरित किया। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर सन 2016 में विभिन्न संगठनों में काम कर रहा था और अपनी पार्टी में भी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था और कोशिश करता था कि अपने लोगों का काम करा पाऊं और एक कार्यकर्ता के माध्यम से जन सेवा कर पाऊं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जो कि आज के समय में केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार में, मैं आपको इनका एक किस्सा बताना चाहूंगा। सन 2020 में जब हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, हमारे 12 जनपद के घर को खाली करा दिया गया, रामविलास पासवान जी की मूर्ति को, जिन्होंने संसद में बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित किया था, ऐसे पुरुष, ऐसे महान केंद्रीय मंत्री की प्रतिमा को तोड़ के वहां से निकाला गया। उस इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि राजनीति सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं है, राजनीति लोगों की सेवा का माध्यम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2020 में जब मैं अपने नेता के साथ हमारी बात होती थी, हमने अपने नेता को कहा कि सर आप जनता के बीच में जाइए, हम दोबारा से शुरू करेंगे, एक सांसद के तौर पर शुरू करेंगे। हमारी पार्टी के 5 सांसद थे, 5 को तोड़ दिया गया। उन 5 को तोड़ने के बाद हमारे नेता को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाए।
सन 2020 में मेरे याद है, आज जिस सीट से हमारे नेता सांसद हैं, हाजीपुर सीट से, हमने एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। उस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। हम अपनी टीम के माध्यम से ये सोच रहे थे कि कैसे करेंगे, सब कुछ चला गया। प्रोग्राम में कोई आएगा या नहीं आएगा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि कैसे मतलब मैं प्रेरित हुआ और आज कैसे इतने बड़े केंद्रीय मंत्री के रूप में हमारे नेता स्थापित हुए। हमने उस सभा का आयोजन किया। उस सभा में एक अच्छी खासी भीड़ हमारे नेता को देखने आई, सुनने आई, और उस भीड़ के माध्यम से हमारे नेता ने युवाओं के प्रति जो जोश डाला वो आज तक कायम है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे नेता ने, हम जब सन 2020 से 24 तक जब हमारे संघर्ष के दिन थे, आप यकीन मानेंगे कि इतने बड़े नेता का बेटा, इतने बड़े केंद्रीय मंत्री का बेटा, जब हम रात को अपने कार्यक्रम निभाने के बाद जाते थे तो हम एक छोटे से घर में, छोटे से फार्म हाउस में, छोटे से घर में हम लोग रुकते थे। चटाई बिछाकर हम लोग सोते थे। हमारे नेता भी वहीं पर सोते थे, हम भी वहीं पर सोते थे। चींटियां भी चलती रहती थी। बारिश का समय होता था तो छत भी टपकती रहती थी। ऐसे संघर्ष के दिन हम लोगों ने देखे। लेकिन उस संघर्ष के दिनों में भी हमारे नेता जन जन तक गए, लोगों के बीच में गए, सभी के बीच में गए। सभी के बीच में जाकर उन्होंने अपनी बात को रखा, अपनी पार्टी की बात को रखा, अपने माध्यम को रखा। क्योंकि हमारे नेता का विजन था एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सबको समानता का अधिकार मिले, एक ऐसे भारत का निर्माण जहां भेदभाव की राजनीति ना हो, जहां शिक्षा, युवा, महिला सबको समानता का अधिकार मिले, सबकी शिक्षा समान हो, सबका रोजगार समान हो, सबको सत्ता में आने का अवसर मिले। ऐसे नेता के साथ हमने 4 साल संघर्ष के दौर पर काम किया, दिन रात काम किया, बिना संसाधन के काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय में एक छोटा सा अधिकारी भी हम लोगों का फोन नहीं उठाता था। हमें किसी का काम कराने के लिए एक अधिकारी को बार बार फोन करना पड़ता था। और आज वही दिन है, सन 2025 में, सन 2024 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता के संघर्ष को देखते हुए एक सांसद की पार्टी को 5 सीटें देने का काम किया। और हमारे नेता ने अपनी मेहनत से 5 के 5 सांसद जिताए और 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम सत्ता में आए। और आज हम गर्व से कह सकते हैं हम लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हमारे नेता उसी कुर्सी पर विराजमान है जिस कुर्सी पर उनको तोड़ा गया था, और उसी कुर्सी पर भारत के केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व, सम्मान और सौभाग्य की बात है। यही एक इंसिडेंट है कि मुझे 4 साल के पीरियड में एक ऐसे नेता से, एक ऐसे मंत्री से, जिसे लोग कहते थे कि ये तो चांदी की चम्मच लेके आए हैं, ये तो केंद्रीय मंत्री के लड़के हैं, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर हमें दिखाया। हम जैसे युवाओं के लिए माध्यम बने, हम जैसे युवाओं के लिए सोच बने। मैंने अपना अच्छा खासा व्यापार में करता था। आपने भी रखा कि मेरा सोने चांदी का, हीरे का कारोबार था। अपने दम पर हमने उस कारोबार को सेट किया था और एक अच्छे खासे एक्सपोर्ट के रूप में भी हम उसका काम कर रहे थे। लेकिन अपने नेता को देखने के बाद, उनके संघर्ष को देखने के बाद मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे नेता ने मुझे बहुत हौसला अफजाई की। मेरे नेता हमेशा से मुझे कहते थे कि मुझे आप जैसे युवाओं की जरूरत है, आप जैसे पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है, आप सत्ता में आइए, आप राजनीति का माध्यम बनिए। मैं उनसे बहुत आकर्षित हुआ। 4 साल के उनके संघर्ष को मैंने अपने जीवन की प्रेरणा बना लिया और आज मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ फूड मिनिस्ट्री को संभालता हूँ और एक युवा राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर और गुजरात के प्रभारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे एक ऐसे नेता का साथ मिला जिसने मुझे राजनीति के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत खूब सर। ये हमें बताता है कि एक इंसान की हिम्मत, हार ना मानना कितना जरूरी होता है उसके लिए। आप संघर्ष करते रहो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल है सर के थ्रू, चिराग पासवान जी के थ्रू। तो सर अगर हम बात करें तो आपने अपने आप को लोक जनशक्ति पार्टी से कैसे जोड़ा, या आप लोक जनशक्ति पार्टी की किन बातों ने आपको आकर्षित किया? देखिए, ये लोग ये बात सब मुझसे पूछते थे कि एक बिहार की छोटी सी पार्टी जी, और आप एक यूपी से आने वाले कार्यकर्ता, आप लोक जनशक्ति पार्टी में कैसे पहुंचे? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के समय में हमारी पार्टी सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं है। बिल्कुल। हमारी पार्टी ने बिहार से निकल के नागालैंड में
नागालैंड जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी को भी इलेक्शन लड़ने टाइम पे सोचना पड़ता था, हमारे नेता ने हमारे से कहा कि क्या आप नागालैंड में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने अपने नेता से कहा और मैं उनके आशीर्वाद से नागालैंड के राज्य में 3 महीने गया और अपने नेता को आके आश्वस्त किया कि सर हम नागालैंड में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हम एनडीए के एक मजबूत भागीदार के रूप में काम कर रहे थे। तो हमारे नेता ने एनडीए से बात करके, हमारी टीम ने एनडीए से बात करके नागालैंड में हमने इलेक्शन लड़ा। और आपको बताते हुए मुझे आपके माध्यम से गर्व हो रहा है कि अपने नेता की बदौलत, एक युवा नेता की बदौलत, हमने नागालैंड जैसे राज्य में जहां हमारी पार्टी को कोई जानता नहीं था, हमने 8% वोट बैंक हासिल किया और 2 विधायकों को हमने जिताया और 8 विधायकों को हमारे दूसरे नंबर पर रहे। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि नागालैंड जैसे राज्य में भी हमने सफलता पाई और हमने अपने विधायक बनाए। बिहार से निकल के नागालैंड के बाद छत्तीसगढ़ में हमें सरकार में एनडीए में मौका मिला, हमने छत्तीसगढ़ में अपना विधायक बनाया। छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली में भी हमें रिसेंटली मौका मिला। दिल्ली में हम विधायक तो नहीं बना पाए, लेकिन सत्ता के बहुत नजदीक रहे। लेकिन हमने बीजेपी को आज दिल्ली की गद्दी पर स्थापित करके दिखाया। अब बिहार के बाद नागालैंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद दिल्ली में, दिल्ली के बाद मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश की धरती भी हमारे नेता का इंतजार कर रही है और मैं इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूँ कि 2027 का इलेक्शन हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के बिना कोई भी 2027 की विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएगा। 2027 की विधानसभा में हमारी पार्टी के बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा और हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में 2027 का इलेक्शन मजबूती से लड़ेंगे। अभी अविनाश जी आपने पूछा था, वो तो मैंने बताया कि एक बिहार की पार्टी, अब बिहार की पार्टी नहीं हुई, एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है कि किन किन मुद्दों की वजह से आप हमारी पार्टी में आए। रीना जी, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जो हमेशा से ही एक ही विचार पर काम करते थे कि हाशिए पर पड़े हुए लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना। हाशिए पर पड़े हुए लोग मतलब जो लोग अपनी बात नहीं रख पाते, जो लोग अपनी बात के माध्यम नहीं बन पाते, हम उनका माध्यम बनते थे, हमारे नेता उनका माध्यम बनते थे, उनका काम करवाते थे, हर वर्ग का काम कराते थे। हमारे नेता एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश में विदेशों में भी नाम कमाया। रीना जी, मेरी एक बात याद है, मैं अपने नेता के साथ बैठा हुआ था, हमारे नेता को मैं पूछता था कि हमारी पार्टी का एक लोगो था, जात ना पात करे सबकी बात, जात ना पात करे सबकी बात। ये मैं पूछता था कि सर जात ना पात करे सबकी बात, हर पार्टी जात धर्म की बात करती है, हमारी पार्टी में एक ऐसा क्या है कि हम जात धर्म की बात नहीं करते, हम लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या बताएंगे। तो हमारे नेता कहते थे आप लोगों के बीच में जाइए और काम बताइए कि आज जो विपक्ष वाले संविधान 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 करते हैं, संविधान के निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना अगर संसद के मंदिर में कराई तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान ने कराई, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने कराई। संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न जैसे सम्मान दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को संसद में लगाने का काम और देश के अंदर एक दिन का अवकाश दिलाने का काम अगर किसी ने किया वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान ने किया। जाइए लोगों के बीच में बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो सम्मान हमने दिलवाया है क्या किसने दिलवाया है, तो संविधान के असली हकदार हम लोग हैं, संविधान के असली हकदार हमारी पार्टी है। मैं आपके माध्यम से अपने युवा साथियों को बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी आपको एक अवसर दे रही है एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा विभिन्न संगठन में अपना काम कर रहे हैं, चाहे कोई हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे कोई हिंदू मोर्चा हो, चाहे कोई विभिन्न संगठन हो। मैं इस माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी साथियों को न्योता देता हूँ और उन सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आप हमारी पार्टी में आइए और एक्टिव पॉलिटिक्स से जुड़िए। हमें आपकी जरूरत है। धन बल और बाहुबल की राजनीति हमने खत्म कर दी है। हमारे नेता ने इस बात को संसद में, आप जानते हैं, युवाओं और महिलाओं की सोच हमारी पार्टी से है। शांभवी चौधरी 25 साल की सबसे कम उम्र की सांसद, संसद में जब महिलाओं के लिए गरजती है तो दुनिया देखती है। ऐसे ही राजेश वर्मा जो छोटे से वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़े थे
उनको हमारे नेता ने मौका दिया, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, उनको हमारे नेता ने मौका दिया और संसद में सांसद बनवाकर लोकसभा में वो हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं युवाओं को बता देना चाहता हूं कि आज के समय में युवा नेता चिराग पासवान और हमारी पार्टी आपको मौका देती है और माध्यम बनती है आपके बीच का कि आप लोग आइए तो सत्ता में जुड़िए, क्योंकि आप सत्ता में जुड़ेंगे तभी लोगों का काम करा पाएंगे, आप सत्ता में जुड़ेंगे तभी रोजगार ला पाएंगे, आप सत्ता में जुड़ेंगे तभी आप माध्यम बन पाएंगे गरीबों के लिए। मैं इस बात का जीता जाता उदाहरण हूँ कि एक आम परिवार से आने वाला लड़का, एक आम जिसके पास संसाधन नहीं थे, हमारे नेता ने मुझे संसाधन भी दिए, काम भी दिया, उनकी मेहनत और संघर्ष की बदौलत और अपनी मेहनत और संघर्ष की बदौलत आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो युवाओं को नेता देता हूँ, आप लोग भी आइए और हमारी पार्टी से जुड़िए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी सदन में, आज आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर चारों सदनों में से, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, क्या किसी सदन में युवाओं की गरिमा दिखती है? लेकिन हमारे नेता ने संकल्प लिया है, हमारे नेता का विजन ये है कि युवाओं को राजनीति में लेके आना है। मैं आपसे वादा करता हूं, आने वाले समय में ये देश युवाओं का है, ये सदन युवाओं की है, हम भी एक युवा है, हमारे नेता भी युवा है और देश के युवा केंद्रीय मंत्री का टैग हमारे नेता के ऊपर है। मैं सभी युवाओं को आपके माध्यम से न्योता देता हूं कि आप लोग आइए, हम आपका माध्यम बनेंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको कोई धन बल बाहुबल की राजनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो हम आपको विधानसभा तक पहुंचाएंगे। ये हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी भी है और हमारी पार्टी का सम्मान भी है कि एक युवा पार्टी और एक युवा नेता आपको इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करता है, आपको विधानसभा तक पहुंचाएंगे। बहुत खूब सर। हमारे देश में ऐसी बहुत कम पार्टीज हैं जो युवाओं पे फोकस करती हैं या आगे आने वाली बेरोजगारी पे फोकस करती हैं, युवाओं को बेसिकली एम्पावर करने का काम करती हैं। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि आपकी पार्टी इन सब मुद्दों पर फोकस कर रही है, टारगेट कर रही है। तो अगर हम बात करें सर एलजेपी की, तो हम सब जानते हैं कि इसका नेतृत्व करते थे रामविलास पासवान जी, बहुत अच्छी लेगेसी वो छोड़कर गए हैं, लेकिन फिलहाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान जी। तो आप उनकी लीडरशिप को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वो रामविलास पासवान जी जो लेगेसी छोड़कर गए हैं, क्या वो उसके सही उसको सही लेकर चलेंगे आगे? देखिए रीना जी, रामविलास पासवान जी, उनकी कमी इस हिंदुस्तान में कोई भी राजनेता पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। वो एक दिग्गज नेता तो ही थे, एक दिग्गज केंद्रीय मंत्री भी थे। उन्होंने देश में बड़े बड़े मंत्रालयों का कार्यभार, चाहे आईटी मंत्रालय हो, चाहे कम्युनिकेशन मंत्रालय हो, चाहे स्टील मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय जैसे भारी भरकम मंत्रालय का कार्यभार भी हमारे नेता ने सफलतापूर्वक संभाला। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, हमारे नेता अगर किसी बात के लिए अड़ जाते थे तो चाहे सामने प्रधानमंत्री को या खड़े हो, अपनी बात को मनवाने का दम रखते थे। तो ऐसे नेता की राजनीति की विरासत को आगे बढ़ाना, उनकी राजनीति को, आपने पूछा कि चिराग पासवान क्या सही चेहरा है, मैंने आपको भी उनके संघर्ष के बारे में बताया, उनके नाम के बारे में बताया। जिस नेता ने इतना संघर्ष किया हो, जिस नेता का सब कुछ चला गया हो, जिस नेता के पास ना नाम बचा हो, ना सत्ता बची हो, ना परिवार बचा हो, ना पार्टी बची हो, उस नेता से हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उस नेता ने खुद को साबित करके दिखाया है, जन जन तक गए हैं, खुद को साबित किया। और जो लोग कहते थे चिराग पासवान तो चले जाएंगे, चिराग पासवान तो समाप्त हो जाएंगे, चिराग पासवान का नाम भी दिखाई नहीं देगा, चिराग पासवान को हमने तोड़ दिया, क्या वो तोड़ पाए? क्या उनकी हिम्मत को तोड़ पाए? क्या उनके संघर्ष को तोड़ पाए? क्या हम लोगों को तोड़ पाए? हम जैसे कार्यकर्ता अपने खून पसीने के साथ उनके साथ हमेशा लगे रहे और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम उस शेर के सिपाही हैं जिसे लोग चिराग पासवान कहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, और अगर आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित होते तो गर्व से कहते कि मेरे बेटे ने जिस सत्ता के दम पर मैं सारे सदनों में राज किया, हमारी पार्टी सन 2020 में उन्होंने पार्टी बनाई थी और ऐसा कोई सदन नहीं रहा जिसमें हमारी पार्टी के लोग नहीं रहे हो, हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं रहा हो, हमारे नेता ने बड़े बड़े मंत्रालय संभाले। तो आज मैं गर्व सम्मान से कह सकता हूं कि हमारे नेता के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग पासवान जी ने अपने आप को साबित करके दिखाया और देश के केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं
और मैं के माध्यम से, मेरा ये सपना है, और हर कार्यकर्ता का सपना होता है अपने नेता के लिए। जब दो सांसद वाली पार्टी सपना देख सकती है और आज 400 सांसद बना सकती है, तो हमने तो 5 सांसदों शुरू किया। तो हमारा भी सपना है, हर कार्यकर्ता का सपना होता है, मेरा भी सपना है कि हमारे नेता एक दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनकर इस देश की सेवा करे। और हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग अपने नेता के साथ हैं। हम लोग युवा, देश का तमाम युवा, तमाम महिलाएं, तमाम लोग अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये हमारे लिए गर्व, सम्मान और सौभाग्य की बात होगी जब हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देते हुए देखेंगे, और हम अपनी जी जान लगा देंगे अपने नेता को वहां तक पहुंचाने के लिए। शायद इसीलिए चिराग पासवान जी को युवा और निर्णायक नेता आज के दौर में कहा जाता है। तो अगर हम बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की, तो हम सभी जानते हैं कि ये बिहार में एक अच्छी जानी मानी ताकत के रूप में आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें सर आपकी, तो आप यूपी के इंचार्ज हैं, पश्चिम यूपी के इंचार्ज हैं, तो यहाँ की राजनीति में क्या रणनीति आगे की आपकी रहेगी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। बिल्कुल। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने हमारे देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने का मौका मिला। मैं आपके माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्याओं को, चाहे वो युवाओं की समस्या हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम एनडीए के मजबूत हिस्सेदार के रूप में एनडीए की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और हम करेंगे। 2 साल से हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कभी हमारी पार्टी का कोई जनाधार नहीं था, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 26 जिले हैं। 26 के 26 जिलाध्यक्ष, और जिलाध्यक्ष नहीं, सभी नगर अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे कोऑर्डिनेटर, सभी विधानसभा अध्यक्ष हमारे तैयार है, जो दिन रात पार्टी की सेवाएं कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूती से, उनकी समस्याओं को मजबूती से उठा रहे हैं, हर मंच पे उठा रहे हैं। और हमारे नेता भी कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मेरा अलग ही लगाव रहा है, और हम चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से मैं आता हूं कि 2029 में हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे नेता 2029 में सहारनपुर सीट का प्रतिनिधित्व करें। ये हम हर कार्यकर्ता का सौभाग्य होता है, कार्यकर्ता सपना होता है। हमारा भी सपना है कि हमारे नेता बिहार के साथ साथ यूपी की सहारनपुर सीट से भी इलेक्शन लड़े, और सहारनपुर और बिहार इस देश के 2 बड़े राज्य हैं। बिहार में हमारे नेता ने खुद को साबित करके दिखाया है, और एक अच्छी खासे फैन फॉलोइंग, एक अच्छा खासा वोट बैंक हमारे नेता का यूपी के अंदर भी है, और एक ऐसे युवा नेता का, हम भी युवा है, महिलाएं वो हमारे नेता के साथ है, युवा हमारे नेता के साथ है, हर बिरादरी का वोट हमारे नेता के साथ है। जात में बात करें, सबकी बात इस वोट बैंक के साथ, इस माध्यम के हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ, अपने नेता को आश्वस्त करता हूँ, अगर वो कभी इस चीज को सुनेंगे तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है। 2027 का इलेक्शन हम मजबूती से लड़ेंगे। उससे पहले 2026 में पंचायत चुनाव की तैयारी हमारी चल रही है। एनडीए को मजबूत करने के लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। एनडीए की सभी परियोजनाओं को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहे फूड पार्क की योजना हो, चाहे मेगा पार्क की योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, आपको बता देना चाहूंगा, आज जो ये योजना फ्री राशन जो सरकार मुफ्त में बांटती है, जो गरीबों को फ्री राशन मुफ्त में बांटता है, ये हमारे मंत्रालय की योजना है, जिसे हम सम्मान से कहते हैं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मेहनत से आज सभी को मुफ्त राशन। कोविड के दौर में ये योजना शुरू हुई थी, जिससे किसी को खाने की कमी ना हो, अनाज की कमी ना हो, कोई भूखा ना सोए, कोई बेरोजगार ना सोए, कोई भूखा ना सो पाए। ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी इस योजना को कंटिन्यू किया, और मोदी जी ने भी इस योजना के माध्यम से, हमारे नेता के माध्यम से आज जन जन तक पूरे भारत में इस योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। तो ये भी हमारे मिनिस्ट्री की योजना थी, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का संकल्प था
कि कोई भी भूखा ना सो पाए। इसी के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूपी तैयार है, हम तैयार है। 2027 का इलेक्शन हम मजबूती से अपने नेता के आशीर्वाद से लड़ेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें ये माइंडसेट देखकर, और शायद इसी माइंडसेट की वजह से, इसी विचारधारा की वजह से लोग आपको, आपकी पार्टी को, चिराग पासवान जी को इतना पसंद कर रहे हैं। अगर हम आगे की बात करें सर, तो आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से भी एक गहरा ताल्लुक रखते हैं। हाल ही में आपको पैरा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है मंत्रालय के द्वारा। तो ये जिम्मेदारी आपको कैसे मिली सर? इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने आपको बताया है, मैं एक ऐसे सामाजिक परिवार एक ऐसे परिवार से आता था जिसका राजनीति से कोई दूर तक लेना नहीं था। जी। हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी राजनीति कर पाएंगे, लेकिन मैं विभिन्न संस्थाओं में कार्य करता था। स्पोर्ट्स से मेरा जुड़ाव, और हर युवा का जुड़ाव स्पोर्ट्स से रहता है। हर युवा का सपना रहता है कोई ना कोई खेल उनका माध्यम रहता है। तो मैं आज आपको इस मंच से बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 10 साल से जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं दिल्ली नेहरू स्टेडियम में या कहीं भी जो भी स्पोर्ट्स के इवेंट होते थे, मैं टाइम निकाल के इवेंट्स में जाता था। तो मैं देखता था कि कैसे युवा खिलाड़ी, 12-12 साल के बच्चे विभिन्न इवेंट्स में, चाहे एथलेटिक्स हो, चाहे आपका वॉलीबॉल हो, चाहे आपका क्रिकेट हो, चाहे आपका भाला फेंक हो, जिसमें नीरज चोपड़ा ने आज देश को गौरवान्वित किया है। मैं देखता था और सोचता था कि हिंदुस्तान भी एक दिन ओलंपिक में राज करेगा। और मैं जाता था और सभी जितने भी हमारे इवेंट्स होते थे, मैं पूरा इवेंट देख के आता था। मुझे लगता था कि अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा कि मैं कभी सरकार में आ पाऊं या कभी अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, तो मैं जरूर इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा। और आज मेरी मेहनत और संघर्ष के दम पर, मेरे दोस्तों के, मेरे लोगों के, मेरे प्यारे साथियों के दम पर, उनकी मेहनत से या अपने संघर्ष से मुझे आज पैरा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट पीवीएफआई का हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। आज मैं आपको इस मंच से बता देना चाहता हूँ, ये नियुक्ति 4 साल के लिए मेरे पास है। 4 साल के लिए मैं प्रेसिडेंट के रूप में लोगों की, खिलाड़ियों की सेवा करूंगा। हमारे नेतृत्व में मिला है, मेरे ये सौभाग्य है कि मैं इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को अच्छे से करा पाऊं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब ये अक्टूबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप की समापन होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और विभिन्न कंट्रियों में जब लोग वापस जाएंगे यहाँ से, तो इस देश के नाम को इसके साथ जाएंगे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में संसाधन की कमी नहीं है, हिंदुस्तान के लोग प्यार से, कितने सम्मान से हम लोगों को पूछते हैं। इसका ज्यादा उदाहरण हम इस माध्यम से बताने का काम करेंगे। और मैं इस माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, पैरा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको बता देना चाहता हूँ कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप, अच्छा खासा बजट हमें सरकार ने दिया है। उस बजट को सही तरीके से हम इस्तेमाल करके खिलाड़ियों को कोई कमी ना आए, उनके खाने में कोई कमी ना आए, उनके रहने में कोई कमी ना आए, उनके संसाधन में कोई कमी ना आए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा और हमारा ये माध्यम रहेगा कि हम अच्छे से इस चैंपियनशिप को कर पाए, जिससे भारत गौरवान्वित महसूस करे। बहुत बहुत बधाई सर आपको इसके लिए कि आप हाल ही में नियुक्त किए गए हैं इस पद पर, और बहुत सारी बेस्ट विशेस कि आपका जो माइंडसेट है दिव्यांग खिलाड़ियों को लेकर, वो सब सक्सेसफुल हो, वो सब पूरा हो। सर, अगर हम बात करें खिलाड़ियों की, स्पेशली जो डिसेबल्ड खिलाड़ी हैं हमारे देश में, उनको आज भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। या तो उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। इस बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मैं मानता हूं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि दिव्यांग खिलाड़ी कितने आत्मविश्वास से भरे होते हैं। बिल्कुल। आपने कभी उनको खेलते हुए देखा है? किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, लेकिन उनके हौसलों में, उनके हिम्मत में कभी कभी नहीं आती। मैं माध्यम बना हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उनके संसाधन में कोई कमी नहीं आएगी। हिंदुस्तान से ऐसे ऐसे लोग, जैसे कि मैंने आपको राजनीति में बताया था कि जो लोग
इस काबिल हैं, लेकिन आगे नहीं आ पाते, बिल्कुल। चाहे वो धन बल की वजह से नहीं आ पाते, चाहे वो बाहुबल की वजह से नहीं आ पाते। ऐसे ही लोग हर क्षेत्र में हैं। पैरा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मेरी जिम्मेदारी है कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से जो खिलाड़ी सक्षम है, आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पाता। बिल्कुल। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, उन खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सभी संसाधन जो भारत सरकार की तरफ से उनको प्रोवाइड कराएंगे, उनके रहने का, उनके खाने का, बस वो सक्षम होने चाहिए खेलने के, उनमें काबिलियत होनी चाहिए। अगर उनके अंदर काबिलियत होगी, चाहे वो क्षेत्र के, देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में होंगे, हम उनको ढूंढ के लाएंगे और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में उनको लेके जाएंगे और उनको गोल्ड मेडल दिलवाने का काम भी हम करेंगे। उनकी ट्रेनिंग का ध्यान हम रखेंगे, किसी संसाधन की कमी नहीं आने देंगे। ऐसा कोई भर्ती हमारे अंदर नहीं होगी कि सीधी भर्ती ले लेंगे कि किसी नेता ने बोल दिया, किसी प्लेयर ने बोल दिया कि भैया इसको खिला लो। ट्रायल्स होंगे, जो सक्षम होगा उनको खिलाएंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। तो आपकी पार्टी क्या प्रयास कर रही है सर इस चीज को और स्ट्रांग बनाने के लिए, या खेल नीति को स्पेशली ऐसे लोगों के लिए और मजबूत बनाने में? देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है, हमारे देश में युवा 60% से ज्यादा है। जी। इतनी बड़ी मात्रा होने के बाद भी कोई युवा सदन हमारे देश में नहीं है। जी। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा से ये मुद्दा उठाया है कि युवाओं के लिए अलग सदन बने। जब महिलाओं के लिए महिला आयोग बन सकता है, सही बात है। जब अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक आयोग बन सकता है, तो युवाओं के लिए युवा आयोग क्यों नहीं बन सकता? और हमारे नेता के माध्यम से अभी जस्ट बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने युवा आयोग का गठन किया और बिहार के अंदर तो युवा आयोग बनाई है। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी इस बात से विनती करते हैं कि सर, इस देश में युवाओं की कोई कमी नहीं है, युवाओं के टैलेंट पे कोई कमी नहीं है। आप हमेशा से कहते हैं आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है, आप सम्मानी होना बहुत जरूरी है। युवाओं के अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। युवा समझता है, युवा देखता है, युवा समझता है, युवा देखता है, युवा विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में भी अपने आप को, अपने परिवार को चलाता है। देखिए, मैं भी आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, सामान्य परिवार से आता हूँ, एक युवा हूँ। मेरे भी बहुत संघर्ष के दिन बिताए हैं। पिछले 10 साल से मेरा संघर्ष आपके बीच में रहा होगा। 24 घंटे काम में करता था और हर युवा अपनी पढ़ाई भी करता है, अपने परिवार का पेट भी पालता है, नौकरी भी करता है, अपने फ्यूचर को भी देखता है और लोगों का माध्यम भी बनता है। मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ और मैं मानता हूँ कि सभी सामान्य युवा उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे नेता ने युवाओं के लिए जो युवा आयोग बनाने की मांग की, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम पूरे देश में, इस बार यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अपने माध्यम से पत्र भेजेंगे कि यूपी के अंदर भी युवा आयोग बनाया जाए, जिससे युवाओं की बातों को रोका ना जाए, जिससे युवाओं की आवाज को दबाया ना जाए, जिससे युवाओं को रोजगार मिले, जिससे युवाओं को सम्मान मिले। ये देश युवाओं का है, हम सब आपके हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि युवा आपको कभी झुकने नहीं देगा। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से वो बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी युवा आयोग के लिए सबसे क्लियर स्टैंड लेगी और जब तक युवा आयोग इस देश में नहीं बनेगा, हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी सर हमें आपकी कि आप युवाओं को मेन टारगेट रख रहे हैं और इस जरिए से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम युवाओं की ही बात करें सर, तो हमने, जैसे मैंने अभी कहा, कि हम देख रहे हैं कि आज तक जो राजनीति होती आई है, शायद इसी वजह से युवा अपने आप को राजनीति से बहुत दूर करने लगे हैं। वो टॉपिक्स में नहीं पढ़ना चाहते या वो कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं राजनीति से मुतालिक। तो अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो आपकी पार्टी से जुड़कर उनको क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, मैंने आपको भी बताया है कि हमारी पार्टी में युवाओं की और महिलाओं की कोई कमी नहीं है जी। हमारी पार्टी में 25 साल की शांभवी चौधरी जो युवा सांसद हैं और राजेश वर्मा जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते थे, एक वार्ड मेंबर से उठकर संसद में पहुंचे हैं। ये जितना ज्यादा उदाहरण है कि चिराग पासवान हमारे युवा नेता जितना ज्यादा उदाहरण है। मैं आपके मंच से, इस मंच के माध्यम से सभी तमाम युवाओं को बोल देना चाहता हूं और इस मंच के माध्यम से मैं राघव दास सभी युवाओं को
न्योता देता हूँ कि हमारी पार्टी में आइए। जो सक्षम होंगे, जो काबिल होंगे, उनको किसी मंत्री, किसी विधायक के पीछे घूमना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई संसाधन की कमी नहीं होगी। अगर आप काबिल होंगे तो आपको पंचायत चुनाव लड़वाएंगे, अगर आप काबिल होंगे तो आपको विधानसभाओं तक पहुंचाएंगे। हमारी पार्टी में युवाओं की गरिमा है। हमारी पार्टी का, हमारे नेता का विजन है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां युवा संसद में बैठे, युवाओं की भागीदारी हमारे चारों सदनों में हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप हमारे से जुड़िए, आप चिराग पासवान को सुनिए। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी पार्टी में आइए, आप एक बार हम लोगों की बातों को सुनिए, हम लोगों के प्रोग्राम में आइए। अगर आपको लगेगा कि इस पार्टी में आकर आप संसद तक पहुंच सकते हैं, इस पार्टी में आकर आप लोकसभा तक पहुंच सकते हैं, इस पार्टी में आकर आप भी मेंबर बन सकते हैं, आप भी जिला पंचायत बन सकते हैं, आप भी जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं, आप भी नगर पालिका चेयरमैन बन सकते हैं, आप भी विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, आप भी विधानसभा जीत सकते हैं, आप भी विधायक बन सकते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। आप एक कदम चलेंगे, हम 100 कदम चलेंगे। हमारे नेता का विजन क्लियर है कि युवाओं को भारी मात्रा में राजनीति में लाना पड़ेगा, तभी हम लोग सक्षम हो पाएंगे। इस धन बल और बाहुबल की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ ये धन बल और बाहुबल की राजनीति हमारे नेता ने खत्म करके दिखाई है। इसीलिए आज हमारे नेता के 5 के 5 सांसद जीत के आए हैं। तो बिहार में भी अभी 2 महीने बाद इलेक्शन है, हमारी पूरी तैयारी है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम बिहार विधानसभा में गरजेंगे। तो सर, अगर हम बात करें राजनीति की, एक कॉमन पॉइंट की, तो आपके हिसाब से राजनीति का मकसद क्या होना चाहिए, सत्ता या समाज? देखिए, राजनीति का मकसद सत्ता बिल्कुल नहीं है। राजनीति का मकसद है समाज। समाज के माध्यम से ही आप सत्ता तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। क्या आप बिना वोट में सत्ता तक पहुंच सकते हैं? क्या आप बिना जनता के सत्ता तक पहुंच सकते हैं? देखिए, जनता जनार्दन होती है, और इस देश के खूबसूरत लोकतंत्र में इस जनता के ऊपर ही सबका विश्वास है। जनता जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा देती है, जिसे चाहे कुर्सी से हटा देती है। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो बहुत बड़े बड़े नेता राजनेता थे। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, बहुत सीनियर लीडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जनता की अगर नहीं सुनेंगे, जनता जनार्दन है। जनता जब मर्जी कुर्सी पे बिठा सकती है, तो जब मर्जी कुर्सी से उठा भी सकती है। तो इस राजनीति का माध्यम ही जनता है। जनता की सेवा ही हमारा धर्म होना चाहिए। ऑलराइट, तो एक सवाल हमारे को होस्ट मिस्टर पीयूष का भी है। पीयूष, आप कुछ पूछना चाहेंगे सर से? जैसे सर से मेरा ये सवाल है कि सर के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, सर पैरा वॉलीबॉल के प्रेसिडेंट भी हैं, एलजेपी पार्टी में भी काफी अच्छे पद पर हैं, और एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर भी काफी सारे एक धर्म निभा रहे हैं सर हमारे। तो मेरा सर से सवाल है कि सर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप संभालने के कैपेबल है? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उस कार्यकर्ता की हैसियत से ही मैं आप लोगों के बीच में जाता हूँ और कार्य करता हूँ। सन 2015 से आज 2025 तक दिन रात कार्य करने का संकल्प, युवाओं के लिए कार्य करने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जिम्मेदारियां जो मिलती जा रही हैं, उनको कोशिश करता हूँ कि अच्छे से कर पाऊं। अगर मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कोई जिम्मेदारी दी है, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपना 100% दे पाऊं। दिन में 24 घंटे भी बहुत सी बार कम लगते हैं, लेकिन मेरा माध्यम यही रहता है कि मैं अगर इस काबिल हूं कि मुझे एक मौका मिला है, सभी को मौका नहीं मिल पाता। मुझे मेरी मेहनत और संघर्ष के दम पर ये मौका मिला है कि मैं आज 2 बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। तो मेरा यही ध्येय रहता है कि मैं 24 घंटे दिन रात अपने लोगों की सेवा कर पाऊं, अपने लोगों को सुन पाऊं, अपने लोगों का बातों को सुन पाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि सर, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा रहता है, हम कुछ कहते हैं आपके पास तक नहीं पहुंच पाता। मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को भी बोल देना चाहता हूँ, आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले यही चीज खत्म की थी। मैंने सबको समानता के साथ देखा, सभी को एक वर्ग में लेके काम किया। मैंने चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जिसका काम है तो काम है, जिसका काम होना है तो होना है।
मैंने सभी के काम को अपना काम समझ के काम किया। कोई मेरे यहाँ सुबह 6 बजे आता है, उसका भी मैं काम करता हूँ। कोई रात को 1 बजे फोन करता है, मेरा 24 घंटे फोन ऑन रहता है। मेरी कोशिश रहती है कि रात में अगर 3 बजे भी मैं किसी अधिकारी से किसी का काम करा पाऊं, तो उसके लिए और मेरे लिए भी सम्मान की बात रहेगी कि मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आया हूं जिसने सब कुछ झेला है। जहां वो लोग हैं, वो वहां कभी मैं भी रहा हूं। एक ऐसा वाक्य मेरे याद आता है, मैं बताना चाहता हूं। उल्फते शोहरते चाहकर भी इस दुनिया में सब कुछ मिलता नहीं। उल्फते शोहरते दौलते चाहकर भी इस दुनिया में सब कुछ मिलता नहीं। आज जहां मैं हूं, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये कहावत बिल्कुल फिट होती है कि आज जहां मैं हूं, कल कोई और था। अगर मैं इस मुकाम पर आकर भी भूल जाऊं अपनी जर्नी, भूल जाऊं अपना टाइम, भूल जाऊं अपना टाइम कि कब मैं मंत्रियों के पीछे पीछे, कब मैं विधायकों के पीछे पीछे, जनप्रतिनिधियों के पीछे पीछे घूमता था कि आप ये छोटा छोटा काम करा दीजिए। हमारे अपने नेता कि अपने लोगों का काम लेके जाता था, लेकिन वो काम नहीं हो पाता था। कोई पैसे मांगता था, कोई ये कहता था कि कर देंगे, फाइल लेके रख देता था। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। 10 साल की जर्नी नहीं रही है, एक एक कदम मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई मेरी ऐसी पृष्ठभूमि नहीं रही कि मैं पीछे से आकर कि मेरे राजनीति का कोई बैकग्राउंड रहा हो। मेरी राजनीति में कोई दूर दूर तक मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं ठोकरें खाकर संघर्ष से अपने नेता की तरह संघर्ष करता रहा। सब लोगों ने मुझे कहा कि आप इतना अच्छा व्यापार चलाते हैं, हीरे का सोने का व्यापार आप करते हैं, दुबई तक में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर राजनीति में आप लोगों के पास जा रहे हैं। हजारों लोग आपके पास आते थे, हजारों लोगों की टीम आपके पास थी। आपको तो एक ऐसी कमरे में बैठ के उठने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मेरा हमेशा से ही युवाओं के प्रति जो जोश था और ये जो नीति तोड़नी थी, ये जो धन बल और बाहुबल की राजनीति है कि जिसके पिताजी विधायक होंगे वही विधायक बनेगा, जिसके पिताजी, जिसके दादाजी, जिसके परिवार का सदस्य राजनीति में होगा वही राजनीति में आएगा। ये नीति हिंदुस्तान की कि अगर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है तो मेरे लिए बिजनेस करना आसान है। लेकिन क्या युवाओं को ये चीज देखनी है? युवा कब तक नेताओं के पीछे फिरेंगे? हम कब तक नेताओं के चक्कर काटेंगे? हमने चक्कर काटे हैं, हम नेताओं के पीछे घूमे हैं। हमने अपना काम कराने के लिए एक एक नेता से 20-20 बार फोन किया है, एक एक अधिकारी को 50-50 बार फोन किया है। हम समझते हैं लोगों का दर्द क्या होता है, तो हम कैसे भूल जाएं? आज हम सत्ता में हैं, आज हम 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम आम आदमी हैं। आम आदमी जब तक सत्ता में रहेंगे, आम आदमी बन के काम करेंगे, नहीं तो हमें भी जनता इस कुर्सी से उठाने में देर नहीं करेगी। और मैं आपको इस मन से आश्वस्त करता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं, ये राघव दास जब तक राजनीति में रहेगा, जब तक सत्ता में रहेगा, आप लोगों की सेवा करता रहेगा, 24 घंटे आपके लिए काम करेगा। कर भी रहा हूं। आप कभी मेरे बारे में देखिएगा, मेरे आवास पर सुबह 5 बजे भी लोग आते हैं, रात के 12 बजे भी लोग आते हैं। बहुत सी बार तो मुझे पानी पीने के लिए भी 3-3, 4-4 घंटे सोचना पड़ता है। ये मैं अपने भगवान से आशीर्वाद मांगता हूं कि जब तक मेरे शरीर में ताकत है, मैं अपने लोगों का काम कर पाऊं। मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं कि जिसने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है। तो मेरा ये उद्देश्य रहा है, मेरा मिशन है और मेरे नेता का भी मिशन है कि कभी उन लोगों को ऐसी कमी ना हो कि मैं किसी नेता के पास जा रहा हूं। जब भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूं आप मुझे अपना भाई कहिए। आप खड़े रहते हो, बैठिए, मुझे नीचे बैठने पड़ता है, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। जमीन पे बैठ के बात करनी पड़ती है, मैं जमीन पे बैठ जाता हूँ। जब मैं गाँव में जाता हूँ तो वो मेरे लिए व्यवस्था करते हैं कि सर आप, मैं उनको कहता हूँ मेरे भैया मैं आप लोगों की तरह हूँ, मैं आप ही की तरह खाना खाऊंगा, आप ही की तरह रहूंगा। जमीन पे बैठ के ही बात करेंगे। जमीन पे चढ़ाई बिछा के बैठ जाते हैं। अरे अपने नेता के साथ 4 साल जमीन पे सोए हैं, तो आगे भी जमीन पे ही बैठ के राजनीति करनी है। ये जनता है, इस जनता का जब तक काम करेंगे। और मैं तो आप लोगों के बीच में से ही निकल के आया हूँ, आपका बेटा हूँ, और आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि कोई भी मेरे पास आएगा, आम आदमी हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबका काम एक ही नजर से कराऊंगा। अभी पैसे की तरफ नहीं देखा, मैं पैसे से अपने दम पर बहुत सक्षम होकर निकला हूँ। उस सारी सत्ता को, उस सारे पैसे को छोड़ के इस राजनीति की दिशा को चुना है।
और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अपने ऊपर कोई दाग ना लेके चलने की कसम खाई है। मेरे नेता के ऊपर कोई दाग नहीं है। जिस दिन मेरे ऊपर कोई दाग आएगा अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऑलराइट सर, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी बात जो आपने बोली, और मुझे लगता है कि सर यही एक तरीका है लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने का, उनके लिए अवेलेबल होकर, उनके कामों को कर उनके मुद्दों को सुनकर, जो काम आपकी और आपकी पार्टी बखूबी कर रही है। अगर हम बात करें आने वाले इलेक्शंस की, सर हम सब जानते हैं बिहार के इलेक्शन बस 2 महीना दूर हैं, यूपी के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो आपको लगता है एलजेपी एक किंग मेकर बनने वाली है? देखिए, लगता ही नहीं है, पूरा भरोसा है। हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा हमारे नेता पर जताया था, एक सांसद की पार्टी को 5 सीटें देने का काम किया था और हमने 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद जिताए थे। यही हम अपना स्ट्राइक रेट विधानसभा इलेक्शन में भी दोहराएंगे, और खाली अपनी पार्टी के लिए नहीं दोहराएंगे, एनडीए को सभी सीटों पर जीत दिलाने के लिए दिन रात हमारे नेता मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर भी आश्वस्त करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि जिस पार्टी के साथ चिराग पासवान रहेंगे वो पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी। हमारे नेता जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, एनडीए को मजबूत करने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। और यही आपने सबने देखा होगा, मोदी जी के हनुमान के रूप में हमारे नेता कार्य करते हैं। सब कहते हैं कि ये तो मोदी जी के हनुमान है। मोदी जी के हनुमान कैसे बने? मोदी जी के हनुमान अपनी मेहनत के दम पर बने, अपनी संघर्ष के दम पर बने। हमारी पार्टी इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी भी, जीतेगी भी, और एनडीए की मजबूती के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाएगा। ऑलराइट, बखूबी, बहुत अच्छी बात लगी हमें ये सर। और मैंने रिसेंटली एक बयान सुना चिराग पासवान जी का, उन्होंने कहा कि वो 243 सीटों पर जीत देख रहे हैं, तो हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं उनको आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। सर अगर हम बात करें, क्योंकि आपने मोदी जी की बात करी, तो आप अगर बताना चाहें कि एलजेपी और बीजेपी का इंटरनल बॉन्ड कैसा है? देखिए, हमारी अभी शुरुआत है जी। बीजेपी 2 सांसद की पार्टी थी जी। आज 20 साल में वो 400 सांसद की पार्टी है। तो हमने जो 5 सांसद की पार्टी शुरुआत की है, हम भी सबसे पहले देखिए अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने का। और रही बॉन्ड की बात, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं, मोदी जी के हनुमान के रूप में ही काम करते रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी ने हमें गठबंधन में सम्मान से सीटें दी, सम्मान पूर्वक हमें लड़ाया, और हमने भी अपने नेता का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भरोसा टूटने नहीं दिया। हमारे नेता ने भरोसा टूटने नहीं दिया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यही बॉन्ड आने वाली विधानसभा में भी रहेगा और सभी इलेक्शंस में रहेगा, और मजबूती से हम एनडीए को मजबूत करने के लिए दिन रात कार्य करते हमारे नेता कर रहे हैं, और हम जैसे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं सर आपको उस चीज के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो भी माइंडसेट है, जो भी विचारधारा है, वो सब सक्सेसफुल हो। तो माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं सर, एक क्विक क्वेश्चन सेगमेंट आपके साथ खेलते हैं, जिसके जवाब आपको कुछ सेकंड्स में देने होंगे, जिसका नाम है रैपिड फायर। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये होगा कि एक लॉ अगर आपको मिले पास करने के लिए, तो एक इंस्टेंट लॉ क्या होगी जो आप पास करना चाहें? युवा संघ। एक वर्ड में अगर आपको अपनी लीडरशिप स्टाइल को डिस्क्राइब करना हो? ट्रूथ, फेथ, लोगों के प्रति अपना विश्वास। सच्चाई की बात कर रहे हैं तो सच्चाई या पॉपुलैरिटी? सच्चाई। अगर सर हम आपको मौका दें, या देश आपको मौका दे अगला प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो क्या लॉ होगी वो जो आप पास करना चाहेंगे, पहला कदम जो उठाना चाहेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ जी। हमारी सोच सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करने की है। कभी अगर पार्टी ने मौका दिया तो युवाओं के लिए मैं जो कर पाऊं, सबसे पहले मेरा कदम होगा कि मैं सभी विधानसभा और लोकसभाओं में युवाओं की हिस्सेदारी को एक फिक्स हिस्सेदारी के रूप में सीमित करूंगा। चिराग पासवान जी या योगी आदित्यनाथ जी? चिराग पासवान जी। एलजेपी की सबसे ओपोनेंट पार्टी आप किसे मानते हैं? देखिए, हम किसी को ओपोनेंट मानते ही नहीं है, हम विपक्ष मानते ही नहीं है। हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीतने का काम करते हैं। विपक्ष, जब चिराग पासवान जी आते हैं तो कोई विपक्ष दूर दूर तक खड़ा ही नहीं होता, इसलिए हमारा कोई ओपोनेंट है ही नहीं।
बहुत खूब। तो ये थे हमारे रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चंस। तो राघव जी, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पर आए, आपने वक्त निकाला और आप अपनी बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और आप हमारे शो पर आए। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही आपके साथ, जिसमें हमें जानने को मिला आप राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे समझते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कैसे समझते हैं, समाज सेवा के प्रति क्या प्रेरणा रखते हैं, क्या भाव रखते हैं। ये थी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के युवा और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो सब आपकी विचारधारा से बहुत इंस्पायर होंगे और अकॉर्डिंगली अपने एक कदम आगे उठाएंगे। तो ये थी हमारी आज की कॉन्वर्सेशन मिस्टर राघव के साथ। आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।